प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक युवती की जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आप जन्म की डिटेल्स देख ही पा रहे हैं। 22 अप्रैल 1985 सुबह 6:40 और हावड़ा का इनका जन्म है। ये पश्चिम बंगाल में आता है। इनकी जन्म कुंडली का मैं आज अध्ययन करने वाला हूँ। इनके कुछ सामान्य प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी मैं देने वाला हूँ और साथ में आगे का जीवन इनका कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और हेल्थ आदि की जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, वैसे इनकी जन्म कुंडली आप देख रहे हैं ये मांगलिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं इनके पति मांगलिक नहीं है। तो ऐसे कौन सी ग्रह अवस्था है जिसके कारण एक मांगलिक का बिना मांगलिक से विवाह किया जाए तो भी सफल रहता है और कोई परेशानी नहीं आती, मैं उसकी जानकारी भी देने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो बहुत ही रोचक होंगी, आप इसे ध्यानपूर्वक देखते रहे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर जो इनका लग्न बना है ये वृषभ लग्न है और इनकी जो राशि बनती है ये मेष राशि बनती है। वृषभ लग्न मेष राशि, वृषभ लग्न स्थिरता का लग्न है और मेष राशि थोड़ी सी चंचलता को या थोड़ी चर राशि में आती है, तो वो चंचल राशि या चलायमान राशि के प्रभाव में आ जाती है। इसके कारण स्वभाव में बोल सकते हैं कि वृषभ लग्न से तो जो स्थिरता आती है उसमें कमी आ जाएगी। और यहाँ पर आप एक और बात जानते हैं कि वृषभ लग्न का स्वभाव स्थिर होकर के जो कार्य करने का है वो ये मंगल के कारण भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं लग्न में जब मंगल बैठ जाता है तो मंगल का स्वभाव उग्र है। थोड़ा ये मंगल गुस्सा दिलाने का काम करता है, उग्रता देने का काम करता है। जल्दीबाजी में निर्णय लेना, जल्दीबाजी में कोई कार्य करना या गुस्सा अधिक करना, ये सब प्रभाव ये मंगल बढ़ा देता है। इस कुंडली में अगर देखा जाए तो मंगल 12वें भाव का स्वामी भी है, तो इसके कारण ये खर्चीले स्वभाव को भी बढ़ा देता है। यहाँ पर वैसे लग्न के स्वामी जो शुक्र है ये लाभ भाव में बैठे हैं, वो भी बुध के साथ में। तो ये जो लक्ष्मी नारायण योग इस कुंडली के लाभ भाव में बना है ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ये इनको जीवन में सभी सुख सुविधा देने वाला है, सभी प्रकार की अच्छी अवस्था बनाने वाला है। आप ये भी देख पाएंगे कि शुक्र बुध कुंडली में साथ में हो, विशेषकर वृषभ लग्न की कुंडली में, तो अकेले ये दो ही अत्यंत श्रेष्ठ योग उत्पन्न कर लेते हैं सभी प्रकार के सुखों को देने के लिए। क्योंकि बुध भी इस कुंडली में आप देखें तो द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और इन दोनों का लाभ भाव में बैठना ये कुंडली को बलवान करने वाला है और इन्हें भी सभी प्रकार के सुख सुविधा प्रदान करने वाला है। शुक्र यहाँ वक्री अवश्य है, लेकिन उससे कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि इनका जो बल है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए शुक्र का लाभ भाव में होना ये इन्हें सभी प्रकार के सुख देने का काम करेगा और साथ में इन्हें अधिक लग्जरियस जीवन की ओर इन्हें प्रेरित भी करेगा। यानी ये भी क्या करेंगे कि अपने सुखों पर, अपने रहन सहन पर, दिखावटी चीज़ों पर, घर में उपयोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुओं पर ये अधिक खर्च करेंगे। इनका खर्चीला स्वभाव उन सब वस्तुओं पर बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं दिखावा करना, शो ऑफ करना, ये सब बातें भी यहाँ पर शुक्र बुध के साथ में होने से और लग्न वृषभ होने से बढ़ जाती है। हालांकि कोई इससे परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आवश्यकता अगर किसी बात की है तो वो ये है कि ये जो लग्न में मंगल है जो थोड़ा गुस्सा अधिक बढ़ा देता है, जिसके कारण कई बार गुस्से में अन्य को कुछ बोल देना, अधिक बोल देना, ये सब बातें बढ़ जाती है। इनके लग्न में जो मंगल है ये आप देखें तो भाव वर्गोत्तमी है। नवमांश में भी ये मंगल जो है ये लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो ये भाव वर्गोत्तमी हुए हैं। लेकिन लग्न कुंडली का लग्न हो या नवमांश का लग्न हो, दोनों में ही अगर मंगल लग्न में है तो ये बताता है कि ये स्वभाव में अधिक गुस्सेल स्वभाव को या जिद्दीपन को बढ़ा देगा, चिड़चिड़े स्वभाव को बढ़ा देगा। फिर आप एक और बात जानते हैं कि स्वभाव के लिए चंद्रमा की स्थिति देखना भी जरूरी रहता है। तो आप देखिए यहाँ पर इनका जन्म अमावस्या के पास का है, सूर्य चंद्रमा दोनों साथ में तो है ही, राहु भी यहाँ पर साथ में है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा की यहाँ पर जो डिग्रियां है उनमें 20 डिग्री का अंतर है, इसीलिए इनका जन्म जो है वो ग्रहण के बाद का है। इसीलिए यहाँ पर उससे तो चिंता नहीं, लेकिन एक मेन बात क्या है कि सूर्य चंद्रमा के साथ में राहु बैठ जाएंगे, वो भी कुंडली के 12वें भाव में, तो ये अधिक चिंता करने वाला, अधिक सोचने वाला, व्यर्थ की बातें सोचने वाला और अधिकतर इसका प्रभाव हेल्थ वाइज भी कमजोरी उत्पन्न करेगा। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी है, चंद्रमा हमारे काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और चतुर्थ भाव मानसिक शांति को बताता है।
अब आप देखिए कि चंद्रमा और सूर्य दोनों के दोनों जब राहु के प्रभाव में आ जाएंगे कुंडली के 12वें भाव में, तो इसका प्रभाव ये जरूर रहेगा कि ये दोनों की दोनों ग्रह मानसिक चिंताओं को बढ़ाएंगे, चिड़चिड़ेपन को, जिद्दीपन को और गुस्सेल स्वभाव को बढ़ाने का काम करेंगे। इसके कारण ये दूसरों को सीधे मुंह पर थोड़ा बोल दे, ये बात भी देखने को मिलेंगी। और आप ये भी देख पाएंगे इस तरह के स्वभाव में ही कई बार अन्य से तालमेल बैठा पाने में परेशानी आती है। हालांकि शुक्र बुध यहाँ पर अच्छे हैं, लेकिन सूर्य, राहु और चंद्रमा ये तीनों की तीनों, चंद्रमा पापक ग्रह बने हुए हैं और तीनों की तीनों स्वभाव में चिड़चिड़ेपन को और स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानी, मानसिक रोग, फिर ये भी बोल सकते हैं कि नींद में परेशानी देते हैं, इंसोम्निया देते हैं। और साथ में ये भी बोल सकते हैं कि इस सूर्य चंद्रमा के चलते आंखों में परेशानी भी आ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र बलवान है, इसलिए आंखों में कोई बड़ा रोग तो नहीं होगा, ये कम से कम ग्रह बचाव कर लेंगे। बाकी सूर्य चंद्रमा दोनों साथ में हैं तो विशेषकर कई बार सर में चोट लग जाना या फिर कई बार मस्तिष्क संबंधी विकार कुछ उत्पन्न हो जाना, माइग्रेन आदि के रोग, सिर दर्द, इस तरह की परेशानियां कई बार अधिक बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं है। इसके कारण कई बार ये भी देखने को मिलता है कि देखिए चतुर्थ भाव और चतुर्थ के कारक चंद्रमा, माता के कारक चंद्रमा दोनों ही राहु के प्रभाव में है। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं माता का जो स्वास्थ्य हो वो भी मतलब कहीं ना कहीं सदैव खराब रहने वाला, माता को भी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि मानसिक चिंता, तनाव, टेंशन, हड्डियों के रोग, आंखों के रोग ये अधिक रहे, ये सब बातें बढ़ जाती है। और इनको स्वयं को भी कई बार यही ग्रह अवस्था स्किन संबंधी रोग देने का काम करती है। तो ये मतलब हेल्थ वाइज ये जो तीनों ग्रह यहाँ बैठे हैं इसको किसी प्रकार से अच्छा नहीं कहा जाएगा। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के सूर्य का 12वें भाव में, भले ही उच्च राशि में है, लेकिन 12वें भाव में बैठना भी इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में होकर के अधिक खर्चीले स्वभाव का बनाते हैं। लेकिन साथ में ये भी देखने को मिलता है कि सूर्य का 12वें भाव में होना झगड़े विवाद को बढ़ाता है, बल्कि कुटुंब में अन्य से तालमेल अच्छा कई बार बन नहीं पाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि सूर्य, राहु और चंद्रमा ये जो 12वें भाव में है इसका प्रभाव इनके जीवन पर नकारात्मक रहेगा और मंगल उस नकारात्मकता को बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि ये मंगल क्या है, मंगल लग्न में है और लग्न के मंगल ये उग्र स्वभाव अधिक प्रदान करते और ऐसे में किसी की न सुनना ये इनको परेशानी में डाल सकता है। बस अच्छी अगर कोई बात बोलूंगा तो वो है ये शुक्र का बलवान होना, शुक्र का। और साथ में गुरु को भी मैं बोलूंगा, गुरु भले आपको नीच राशि में नजर आते हो लेकिन शनि की दृष्टि भी है, उससे भी नीचे तो भंग होता है। और फिर ये बात भी है कि नवम भाव में गुरु कारक होते हैं तो नीच राशि में होकर के भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देते। तो इसीलिए गुरु का यहाँ नवम भाव में होना ये भी अच्छा हो गया और शुक्र बुध का यहाँ पर साथ में होना ये अच्छा हो गया। इन दोनों योगों के चलते इनके जीवन में, विशेषकर वैवाहिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, इनको बोल सकते कि इनको इनके भाग्य के चलते, इनके शुभ ग्रहों के चलते सदैव इनका बचाव हो जाएगा और वैवाहिक जीवन में खराबी नहीं देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप जानते हैं कि सप्तम भाव में शनि हो तो ये विवाह को खराब करने का काम करता है, वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भले ही यहाँ पर जो शनि सप्तम भाव में है, शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं, मंगल जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि, तो ये विच्छेद का योग नहीं बनाएंगी। क्योंकि यहाँ पर गुरु अच्छे हैं, शुक्र और बुध अच्छे हैं तो ये कुंडली को बल देने का काम करेंगे। शनि भी यहाँ पर प्रमुख ग्रह बनते हैं कुंडली में। भले नैसर्गिक रूप से शनि पापक ग्रह, क्रूर ग्रह होते हैं, लेकिन इनकी कुंडली के हिसाब से देखें तो नैसर्गिक सबसे बलवान या सबसे मजबूत अगर वृषभ लग्न में कोई अच्छा प्रभाव देता है तो वो शनि ही देते हैं। तो इसीलिए शनि का सप्तम भाव में बैठना ये जरूर बताता है कि जो जीवन साथी मिलेगा उसे कहीं ना कहीं अधिक सोचना, अधिक चिंता करने का स्वभाव उनका रहेगा। लेकिन ये भी बता सकता है कि सप्तम भाव में शनि है तो ये बात रहेगी कि वैवाहिक जीवन में शनि केवल उदासीनता प्रदान करेगा, लेकिन विवाह विच्छेद की ओर ये भी नहीं जाने देगा। हाँ, बस ये है कि शनि की दृष्टि देखिए, यहाँ तीसरी दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है। तो नवम भाव पर जो दृष्टि पड़ती है वो ये बताती है कहीं ना कहीं कि पिता से या जो बड़े लोग हैं उनसे इनके तालमेल सदैव खराब रहेंगे। गुरु की बात करें तो देखिए, गुरु जो यहाँ पर बैठे हैं पति के कारक होते हैं और उस पर शनि की दृष्टि आना ये जरूर बताता है कि वैचारिक मतभेद पति पत्नी में अवश्य रहेंगे। लेकिन इस गुरु का प्रभाव ये भी अच्छा हो रहा है कि यहाँ पर भले गुरु नीच राशि में नजर आते हो, लेकिन नवमांश में गुरु उच्च राशि में चले गए, यानी गुरु में बल है और ये बल ऐसा है जो कुंडली को बलवान करने वाला है, वैवाहिक जीवन को ठीक ठीक स्थिति में चलाने वाला है। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ये शनि है इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी पड़ रही है। चतुर्थ भाव में बता चुका हूं, ये घर परिवार को बताता है और माता को भी बताता है।
और इस पर शनि की दृष्टि पड़ना ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि घर परिवार में झगड़े विवाद का ये स्वयं कारण बन जाए, इनकी वाणी कारण बन जाए, या फिर कई बार घर परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर के कलह हो, ये बातें कई बार बढ़ जाती है। लेकिन शनि का प्रभाव ये अच्छा है, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेगा तो जीवन में एक से अधिक भूमि भवन और वाहन के सुख देने का काम करेगा। जीवन में सभी जितने भौतिक सुख है उनको देने का काम करेगा। तो ये योग यहाँ पर अच्छा भी है। बस जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए वो यही है कि स्वभाव को जितना शांत रखा जाए, जितना सोच विचार करके कार्य किया जाए, उतना अधिक यहाँ पर शुभ परिणाम मिल जाएगा। और अब देखिए एक और बात होती है कि आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर स्वभाव निर्धारित करना हो तो उसके लिए ये भी जरूरी रहता है कि बचपन से माहौल किस तरह का मिला है और दूसरे नंबर पर कुंडली क्या बता रही है। आप एक बात देखिए इनकी कुंडली को, इनकी कुंडली में आप देखेंगे तो इनको बचपन से, जैसे इनके चंद्रमा बता दूं मैं, चंद्रमा इनके कृतिका नक्षत्र में है। आप जानते हैं कृतिका नक्षत्र ये सूर्य का नक्षत्र होता है। मैं 2 मिनट जानकारी आपको इस नक्षत्र की देता हूं। देखिए कृतिका नक्षत्र जो है इसे योद्धा का नक्षत्र कहा जा सकता है, युद्ध का नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र में देखने को मिलता है जिनका जन्म होता है वो दिखने में भी बोल सकते हैं कि उनका जो बनावट होती है शरीर की वो भी ऐसी मजबूत होती है कि सदैव देखकर ऐसा लगता है कि हाँ सही में कोई योद्धा आ रहा है। दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं गुस्सा या चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन ये कृतिका नक्षत्र वालों में ज्यादा होता है। सामान्यतः ये भी देखने को मिला है कृतिका नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति थोड़ा शरीर से थोड़ा हेल्दी होता है, मोटा होता है। फिर साथ में ये भी देखने को मिलता है कि गर्दन जो होती है वो भी ऐसे व्यक्ति की पहचान ये होती है कि गर्दन ऐसे व्यक्ति की अधिक मोटी होती है। तो ये कई बार पहचान इस नक्षत्र वालों की है। लेकिन मुख्य बात क्या है कि इस नक्षत्र में जन्म होने पर भी गुस्सा अधिक देखने को मिलता है और जिसके कारण पारिवारिक जीवन में कई बार कलह कलेश बड़े ये बात देखने को मिलती है। लेकिन अच्छी बात क्या होती है वो ये होती है कि कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिल जाता है, किसी और के कारण काम इनका बन जाता है। ये भी बोल सकते हैं कि इनके संबंध इनकी माता से अच्छे रहे ना रहे, लेकिन माता का या फिर विशेषकर महिला वर्ग का विशेष सहयोग इनको मिल जाता है, कहीं ना कहीं इनका बचाव कर लिया जाता है। तो आप एक बात यहां पर देखिए कि कई बार ऐसे बचपन में अगर आप बात करेंगे, जैसे हमको देखना है कुंडली से कि बचपन में कैसी स्थिति रही, तो इसमें आप देखिए सबसे पहली दशा इनको सूर्य की रही होंगी, फिर कंटिन्यू चंद्रमा, मंगल, राहु इस तरह के ग्रह इनको चल रहे हैं। अब आप देखिए कि सूर्य की दशा में जन्म हुआ, ठीक है बचपन का समय था, इतना कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहा होगा। लेकिन बाद में चंद्रमा लगे जिसने स्वास्थ्य को भी प्रभावित करा होगा और बचपन से ही चिड़चिड़ा या जिद्दी स्वभाव इनका रहा होगा। स्वास्थ्य भले खराब रहा हो बचपन में लेकिन जिद्दी स्वभाव रहा होगा। अब ऐसे में आप देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो जो जिद्दी स्वभाव को यहां पर बढ़ावा देने वाली स्थिति है वो क्या है, वो है ये गुरु की स्थिति और ये शुक्र की स्थिति। अब ये कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए गुरु और शुक्र ने क्या किया, गुरु और शुक्र ने ये किया कि इनको भाग्यशाली बनाया। इसके कारण क्या होता होगा कि बचपन में किसी चीज के लिए उन्होंने जिद करी तो अन्य लोगों ने इनका बचाव कर लिया। कोई एक चिल्ला रहा है तो किसी और ने बचाव कर लिया, कोई दूसरा व्यक्ति चिल्ला रहा है तो पहले ने बचाव कर लिया। ये बात अधिक देखने को मिलती है जब भाग्येश या लग्नेश अच्छी मजबूत अवस्था में हो और अच्छा प्रभाव आ रहा हो। तो ऐसे में क्या होता है कि देखने को मिलता है कि उम्र बढ़ने के साथ में जिद्दीपन में या गुस्से में वृद्धि होते चले जाती है। अब एक और बात देखिए यहाँ पर कि फिर चंद्रमा के बाद मंगल की दशा लगी। मंगल इस लग्न में कारक नहीं और ऊपर से इस मंगल ने इनके स्वभाव को गुस्सेल जिद्दी बनाने का काम अवश्य किया। उसके बाद भी अगर आप देखें तो कोई सौम्य ग्रह की दशा नहीं आई, उसके बाद भी यहाँ पर राहु की महादशा आई। अब राहु की महादशा इनको अभी तक चल रही है, 2007 से चालू हुई थी तो 18 साल की जो महादशा है 2025 में समाप्त होंगी। अब आप देखिए कि लगभग वैसे तो टाइम निकल चुका है, 3 ही वर्ष इसमें रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि राहु की दशा भी जो है ये जिद्दी स्वभाव को, चिड़चिड़ापन को बढ़ाती है और साथ में राहु की दशा को वैवाहिक जीवन के लिए भी खराब कहा जाता है। इसमें यह भी स्थिति थी कि अगर यहाँ पर इनकी कुंडली में नवमांश में इस तरह के ग्रह योग नहीं होते तो ये बात तय थी कि वैवाहिक जीवन को खराब करने का कार्य भी करते। सामान्यतः राहु चंद्रमा है तो स्वभाव में जैसे ये बोल सकते हैं कि अधिक सोचना या किसी अन्य व्यक्ति पर फिर शक करना, विशेषकर पति पर शक करना या उनके बारे में कुछ व्यर्थ की बातें सोचना, ये सब बातें बढ़ जाती है और फिर इसके कारण विवाद आदि हो, झगड़ा हो, ये सब बातें भी आ जाती है। तो ये थोड़ा खराब हो जाता है। फिर इसके साथ में एक और बात क्या होती है कि देखिए राहु की दशा है ना, किसी न किसी भ्रम में डाल करके विवाह को विच्छेद करवाने का काम करती है। इनका विवाह वैसे तो जानकारी नहीं मिली लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है तो इनका विवाह जल्दी ही हो गया था।
2007 में इनको महादशा चालू हुई थी राहु की, और राहु के अंतर में यानी 2008-9 के आसपास इनका विवाह हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि राहु की महादशा के प्रारंभ में विवाह हुआ, तो आप जानते हैं राहु की महादशा वैवाहिक जीवन को खराब करने की स्थिति बनाती है। अब ऐसे में आप देखिए कि जब विवाह के प्रारंभ में ही राहु की दशा हो या उसी समय पर विवाह हुआ हो, तो ऐसे में विवाह को चला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, या प्रारंभ में तो झगड़े विवाद अपने चरम पर होते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि बचाव कहाँ से हुआ, तो बचाव हुआ नवमांश कुंडली से। कैसे? मैंने आपको बताया था सबसे पहले, तो आप देखिए कि चतुर्थ भाव क्या बताता है। नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव यह बताता है कि आपको विवाह का सुख मिलेगा या नहीं। तो आप देखिए इस चतुर्थ भाव पर यहाँ के जो स्वामी है मंगल, वो लग्न में ही उच्च राशि में बैठ गए। भले मंगल, मैं बोलूँ उच्च का बैठना इसका अच्छा नहीं है, या मंगल का लग्न में बैठना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी चतुर्थ के स्वामी होकर के उच्च के बैठे हैं, तो विवाह का सुख तो प्रदान करेंगे। शुक्र की दृष्टि आ गई जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शनि की दृष्टि भी आती है, लेकिन इस कुंडली में वो लग्नेश है, यानी मेनली अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव को खराब प्रभाव यहाँ पर नहीं आता है। चतुर्थ भाव के स्वामी खराब प्रभाव में नहीं आते हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि वैवाहिक जीवन इनका अच्छा चल गया। शुक्र भी बता चुका हूं, शुक्र दाम्पत्य के कारक होते हैं, तो वो दाम्पत्य जीवन को भी उसने अच्छा रखा। एक और बात आप जानते हैं कि मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया कि सप्तम भाव जो होता है नवमांश कुंडली का, ये आपके पति या पत्नी जो आपके जीवन साथी हो उसकी कुंडली, आप इसको लग्न बना लीजिए सप्तम भाव को, वो आपके पति या पत्नी की कुंडली बन जाएंगी। मैं एक बारी के लिए इसको लग्न बना लेता हूँ। तो ये देखिए, समझिए इनके पति की कुंडली है। अब आप देखिए गुरु और शनि लग्न में ही उच्च राशि में, यानी ये बात क्या हुई कि जो जीवन साथी है वो परिस्थिति को समझने वाला है, गुस्सेल स्वभाव का नहीं है, शांत चित्त होकर के परिस्थिति को समझकर कार्य करने वाला है। चंद्रमा का प्रभाव है तो अधिक सोचने वाला, चिंता करने वाला स्वभाव का है, ये भी आप बोल सकते हैं। और गुरु शनि का है तो धार्मिक अच्छे काम करने वाला है। शुक्र का प्रभाव अच्छा है तो परिस्थिति को बैलेंस करेगा। शुक्र परिस्थिति को बैलेंस करने का गुण देते हैं। तुला राशि में शुक्र मालव्य योग बना भी रहे हैं, तो ये मतलब क्या हुआ कि हाँ, यहाँ पर जो स्थिति है ग्रहों की वो पति की ओर से अच्छी हो रही है। और ये इनका ही भाग्य समझ लीजिए ना कि यहाँ पर कम से कम कुंडली में जो ग्रह योग यहाँ पर कमजोरी ला रहे थे उसको नवमांश ने बचाने का काम किया है। खराब केवल ये मंगल करेगा, वो गुस्से के रूप में देखने को मिलेगा। बाकी जीवन साथी का स्वभाव गुरु शनि के कारण जो धार्मिक आता है वही एक प्रभाव यहाँ पर शुभ है कि वो सभी स्थिति को बैलेंस कर रहा है। कोई ऊंच नीच या कुछ मतभेद हो भी जाता हो तो उसको किसी न किसी प्रकार से ठीक कर लेता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनको अभी राहु की दशा चल रही है, आगे तो गुरु की दशा लग जाएंगी। गुरु की दशा भले वृषभ लग्न में कोई कारक नहीं होती हो, लेकिन गुरु भाग्य भाव में है और भाग्य भाव में बैठे गुरु बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, ये भाग्य को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ये गुरु की स्थिति अच्छी है, उच्च के समान प्रभाव भी दे रहे हैं, तो गुरु बलवान है, मजबूत है, तो ये भी खराब नहीं है। ये आगे के जीवन को अच्छा ही करने का काम करेंगे। बस इस कुंडली में कोई कमी है तो वो ये है कि यहाँ पर चंद्रमा और मंगल के कारण जो स्वभाव में उग्रता, गुस्से का स्वभाव जो है वो अधिक नजर आता है, जो सभी प्रकार के एक सुखद परिणाम को कमजोर कर दे रहा है। इसीलिए क्या आवश्यक है कि चंद्रमा को यहाँ पर ठीक किया जाए, और जिससे न केवल मानसिक शांति मिलेंगी बल्कि सुखों की अनुभूति भी होगी और आगे का जो जीवन है वो भी अच्छा रहेगा। वैसे तो इनकी कुंडली में यही बात थी कि नवमांश इतना प्रबल हो जाने से वैवाहिक जीवन को ये खराब नहीं करता, लेकिन मुख्य रूप से अब जब ग्रह अवस्था लग्न कुंडली में खराब हो तो लग्न कुंडली को कोई भी ग्रह ओवररूल नहीं करेगा, उसका प्रभाव तो मिलेगा, तो वो सामान्य मतभेद के रूप में बिल्कुल यहाँ पर मिलता नजर आए, ये बात देखी जा सकती है। फिर इसमें मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर करने के लिए केवल एक काम करना चाहिए कि अपने चंद्रमा को इनको बलवान करना चाहिए। और चंद्रमा को बलवान करने के लिए आप जानते हैं सबसे अच्छा तो यही रहता है कि ये स्वयं से शिव जी की पूजा अधिक से अधिक करते रहे। ये अपने गले में अच्छी मोटी एक चांदी की कोई चेन आदि पहन करके रखे तो ये भी अच्छा रहता है। रत्न की तरफ नहीं जाऊंगा चंद्रमा के, केवल ये कहूंगा मैं, आवश्यकता इसी बात की है कि यहाँ पर चंद्रमा को बलवान कर लिया जाए। रत्न पहनना ही हो तो शुक्र के रत्न पर विचार किया जा सकता है। शुक्र अच्छी अवस्था में भी है और शुभ परिणाम दे भी रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर किसी ग्रह का रत्न पहनना ही है तो वो शुक्र का रत्न पहन सकते हैं। बाकी मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो चंद्रमा के लिए सफेद वस्तु का दान करना, माता समान सभी स्त्रियों का सम्मान करना, माता का सम्मान करना। साथ में मैं ये भी कहूँगा, देखिए चंद्रमा जो है राहु और सूर्य के प्रभाव में है, इसीलिए कोशिश ये करना चाहिए कि जल्दीबाजी में कोई निर्णय न ले, गुस्से में कोई काम न करे। जितना अधिक शांत रह करके ये शांत चित्त होकर के कोई कार्य करेंगे उतना अधिक शुभ रहेगा।
12वां भाव योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आदि को बताता है और चंद्रमा का प्रभाव शुभ लेने के लिए इनको ये अवश्य करना चाहिए। जितना अधिक मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे या कोई भी मंत्र का जाप करेंगे उतना अधिक अच्छा रहेगा। फिर शिव जी के मंदिर में जाना, शिव जी पर दूध से अभिषेक करना, ये अच्छा रहेगा। साथ में मैं बोलूँगा पूर्णिमा का व्रत रखना इनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर ये पूर्णिमा का व्रत रखे तो अच्छा परिणाम भी मिलेगा और शुभ स्थिति इनको बनती भी नजर आएंगी। बाकी इस मंगल का जो प्रभाव है उसको थोड़ा ठीक रखने के लिए ये जरूर बोलूँगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे और ये भी कर सकते हैं कि समय समय पर गुड़ का, चने की दाल का दान करते रहे, गाय को खिलाते रहे, ये भी अच्छा परिणाम देता है। तो ये सब कुछ कार्य किए जाएंगे तो इनकी कुंडली में जो बल है वो भी अच्छा हो जाएगा। वर्तमान समय पर इनको राहु की महादशा चल रही है, लेकिन खैर इसमें परेशानी की बात ये नहीं है कि अब तो इसकी ये जो दशा है केवल और केवल थोड़ी ही बाकी है। इतना जो नेगेटिव असर ज़्यादा था इसका वो तो लगभग निकल चुका है। ये जरूर बोलूँगा अभी राहु में इनको सूर्य चल रहे हैं, तो राहु में सूर्य आप जानते हैं कि ये दशा तो ठीक रहती है, इतना कोई खराब नहीं। हाँ, हेल्थ को थोड़ा प्रभावित करे, पेट संबंधी परेशानियों को ये ग्रह अवस्था अधिक जन्म देती है क्योंकि सूर्य राहु साथ में है। सूर्य राहु पाचन को खराब करने का काम करते हैं और इनकी दशा आ जाए तो ये उससे जुड़ी बड़ी परेशानियों को भी जन्म दे देते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर पाचन का ध्यान रखें, खाना अच्छा रहे, यानी भोजन जो भी लेते हो वो नियमित रहे, सात्विक रहे, तो ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलता है। और इसके साथ में एक और बात यहाँ पर ये कहूँगा कि ये जो राहु में, सूर्य के बाद राहु में चंद्रमा आएंगे तो चंद्रमा भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, या फिर ये मानसिक रोग के रूप में या कुछ न कुछ एक मन में भ्रम उत्पन्न करते हैं जिसके कारण परेशानी आ जाती है। क्योंकि देखिए इनके छठे भाव में केतु भी है, तो आप जानते हैं छठे भाव के केतु भी जो रोग होता है उसको पकड़ में नहीं आने देते हैं। क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर राहु में केतु, राहु में जब चंद्रमा चलेंगे आगे आने वाले समय पर, फरवरी में अगले वर्ष राहु में चंद्रमा की दशा प्रारंभ होगी जो अगले 18 महीने यानी 2024 के अगस्त तक चलेंगी। तो इतने समय तक सफ़ेद वस्तुओं का दान करना और जैसे मैंने जो चंद्रमा के उपाय बताए हैं उनको करते रहना चाहिए, जिससे अच्छा प्रभाव भी मिले और ये जो ग्रह अवस्था है वो बैलेंस हो सके। अच्छी बात यह है कि सुखों में इस कुंडली में कोई कमी नहीं है, सभी ग्रह अवस्था जीवन में सुखों को बढ़ा रही है और नवमांश में जो जितनी अच्छी स्थिति बनी है उसने इन कुंडली को बल प्रदान किया है और सभी प्रकार के जो दुर्योग थे उनमें कमी लाई है। साथ में देखिए जैसा मैंने आपको कहा था कि इनके पति की जो कुंडली है वो मांगलिक नहीं है, तो वहां पर कैंसिलेशन इस प्रकार हो रहा है कि इनकी और इनके पति की जो दोनों की कुंडली है ये सेम लग्न और सेम राशि की, यानी इनका भी वृषभ लग्न और इनकी मेष राशि है तो इनके पति की भी वृषभ लग्न और मेष राशि है। और दोनों ही कुंडली मैं आपको बताते आया हूँ पूर्व की वीडियो में भी कि जब पति पत्नी का एक ही लग्न हो जाए या एक ही राशि हो जाए तो बड़े से बड़े दुर्योग जो कुंडली में बन रहे हो या फिर कोई दोष विवाह में बन रहा हो उसका शमन हो जाता है, क्योंकि दोनों के कार्य करने का तरीका अंततोगत्वा एक ही रहता है। बस फर्क इतना आ जाएगा कि इनके पति का जो एक कह सकते हैं कि जो नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है और इनका जो नक्षत्र है ये कृत्तिका है, तो बस जो गुस्से का स्वभाव है वो थोड़ा बढ़ जाएगा इनके अंदर और पति के अंदर कम हो जाएगा। तो वो कुछ परिवर्तन जरूर आएंगे, लेकिन ये बोल सकते हैं कि अधिकतर जो दोनों का तालमेल है वो इन ग्रह अवस्था के कारण बैठ जाएगा। बाकी इनकी कुंडली में दोनों की ही कोई ऐसे खराबी के योग नहीं है। अभी इनको आगे आने वाले कुछ वर्षों में गुरु की महादशा चालू हो जाएंगी और भाग्य भाव में बैठे गुरु कुंडली के विभिन्न दोषों का शमन कर देते हैं, कुंडली को बल प्रदान करते हैं और ये जीवन में तरक्की के लिए, भाग्य के लिए अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो ये कुंडली बनी हुई है इसका प्रभाव इनको सकारात्मक मिलेगा और ये सभी प्रकार के शुभ परिणाम देने में सक्षम रहेंगी। बस चंद्रमा को ठीक किया जाए तो कुंडली में जो अच्छे योग बने हैं वो भी जागृत हो जाएंगे और आगे के जीवन में अच्छा प्रभाव देंगे। और अभी जो स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी आगे आए भी उससे भी बचाव हो जाएगा और साथ में आगे गुरु की दशा में तो आगे का जीवन अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज इस प्रकार मैंने आपको इस कुंडली से जुड़ी जानकारी दी है। अगर आप भी इस कुंडली के विषय में कुछ अपने मत रखना चाहे तो आपका स्वागत है, आप कमेंट में अपने मत अवश्य रख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।